हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम कंप्लीट नोट्स देंगे। नोट्स हम टेलीग्राम ग्रुप पे दे देंगे। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं। फेडरलिज्म होता क्या है? तो हमने लिख रखा है यहाँ पर डेफिनेशन इसकी। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड अदर यूनिट्स ऑफ अ कंट्री। मतलब जो फेडरलिज्म होता है उसमें जो पावर है जो भी सारी वो डिवाइड की जाती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रोविंस, जो भी बोलो उसे आप। जनरली देयर आर टू लेवल्स। वन लेवल लुक्स अबाउट द इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट वाइल अदर लुक्स फॉर द इश्यूज ऑफ स्टेट और प्रोविंस और लोकल लेवल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो नेशनल इंटरेस्ट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि डिफेंस हो गई या अदर चीज़ें हो गई, तो ये जो होता है ये सेंटर देखता है, और जो अदर स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो लोकल इश्यूज देखते हैं। ठीक है, जो दो एग्जांपल्स दिए गए हैं इस चैप्टर में एनसीईआरटी की बुक में, हमारा फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है बेल्जियम। तो हम इसे रीड करते हैं पहले, फिर हम इसे डिफाइन करेंगे। यूनिटरी से फेडरल में आए, ठीक है। अर्लियर बेल्जियम हैड रीजनल गवर्नमेंट बट their power was controlled by the strong central government. In 1993, regional government got strengthened and their dependence on central government decreased. इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा बेल्जियम था उसमें पहले यूनिटरी गवर्नमेंट थी। इसका मतलब जो सेंटर था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बट इन 1993 क्या हुआ, रीजनल गवर्नमेंट को और ज़्यादा पावर मिली। तो इससे क्या हुआ, इनकी जो डिपेंडेंस थी सेंट्रल गवर्नमेंट पे वो डिक्रीज़ हुई। ठीक है, हमारा द एग्जाम्पल दे रखा है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका हमारा कैसा है? श्रीलंका हमारा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखता है। कैसा गवर्नमेंट रखता है? यूनिटरी फॉर्म। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म। ओके, और इसमें क्या हुआ, अभी जो हमारे लीडर्स हैं वो क्या चाहते थे? वो चाहते कि यूनिटरी से ये फेडरल लेवल पर जाए। ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखा है, जो है जुरिस्डिक्शन। ठीक है, जुरिस्डिक्शन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या मतलब, कहीं ना कहीं ये पॉइंट आएगा। ठीक है, अभी मैं इससे सबसे पहले डिफाइन कर देता हूँ ये होता क्या है। द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी और सब्जेक्ट, जैसे कि बोलते हैं अधिकार क्षेत्र। किसी चीज़ पर, किसी जगह पर किसी का कि अधिकार है, तो हम बोलते हैं वो उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे फेडरलिज्म हमने पढ़ा होता क्या है। अब इसके हम की फीचर्स देखेंगे। ठीक है, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मतलब मेन पॉइंट्स क्या हैं इसके फेडरलिज्म के, ये डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट है टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, दो लेवल्स होते हैं, जैसे एक सेंटर हो गया और एक स्टेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन। मतलब जैसे कोई बंदा स्टेट में रहता है, उस पर जो हमारा स्टेट भी गवर्न करता है, उससे रूल करता है, और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर रूल करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव डिफरेंट जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब क्या है, जो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट जो भी है सारी, इन सब का अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। मतलब ये एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब इनका सबके अपने अपने राइट्स डिफरेंट अलग अलग हैं। ठीक है, ईच टीयर्स एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसका मतलब होता है जो अलग अलग टीयर हैं उनकी एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्ट करते हैं, उनकी अथॉरिटीज़, उनकी पावर क्या है, ये सारा कौन गारंटी करता है? इसे गारंटी करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी चेंज्ड बाय एनी वन लेवल बट रिक्वायर्स बोथ लेवल। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे फंडामेंटल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये कोई भी एक गवर्नमेंट अपने लेवल पर चेंज नहीं कर सकती है। मतलब इसका मतलब हुआ कि ना सेंट्रल गवर्नमेंट इसे चेंज कर सकती है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू लेवल्स द जुडिशियरी इन ब्रैकेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर दो लेवल्स के बीच में डिस्प्यूट होता है कोई भी ऐसा,
तो उसे जो हमारा कौन देखेगा, उसे हमारा देखेगा सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की रूल बुक क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए वो चलेगा, ठीक है। जो भी डिसीजन वो देगा वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए देगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिफरेंट लेवल हैव सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। जैसे कि हमारा अलग अलग जो हमारे लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, उनको रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा ये डिसाइडेड है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू के सोर्स अलग हो सकते हैं और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फेडरलिज्म सिस्टम हैज़ 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसकी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, मतलब हमारी जो कंट्री है उसकी यूनिटी को बनाए रखना या फिर और बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सपोर्ट रीजनल डाइवर्सिटी, मतलब हमारे जो अलग अलग रीजन में, हमारे स्टेट्स में, सिटीज़ में, इन सब में जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको सपोर्ट करना, उसको मतलब कि कुचलना नहीं, उसे सपोर्ट करना, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कुछ और 2 मैंने मेन फीचर्स लिख रखे हैं। पावर शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब है कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, इसमें पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पावर शेयर नहीं होगी, इसका मतलब वो फेडरल स्ट्रक्चर जो भी हमारा वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि पावर अगर एक के पास अगर सारी कलेक्टेड रही तो वो गलत तरीके से भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट इज़ नेसेसरी। इसका मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करे, और उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। और जो वो होना चाहिए, उन दोनों में डिसीजन होना चाहिए कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। अब हमने डिस्कस किया फेडरलिज्म होता क्या है, इसके की फीचर्स क्या हैं। अब हम इसके बात देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के कौन कौन से होते हैं, या टाइप्स ऑफ फेडरेशंस आप बोलिए कैसे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। पहला होल्डिंग टुगेदर एंड सेकंड या दूसरा कमिंग टुगेदर, ठीक है। हम इनकी पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद इनका की फीचर्स देखेंगे। तो हम पहले होल्डिंग टुगेदर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। इसका मतलब क्या है, एक बड़ी जो कंट्री होती है वो अपने एरिया को डिवाइड कर देती है स्टेट में, अपने एरिया को कई डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर देती है और उन्हें भी पावर देती है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, और सेंट्रल पर भी पावर होती है। मतलब जो पावर होती है वो सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड कर दी जाती है। इसका एग्जांपल्स क्या क्या हमारे, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ठीक है। हमने बेल्जियम पहले ही देख रखा है एग्जाम्पल में, इस चैप्टर में डिस्कस हुआ है। अब इसके हम की फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला की फीचर इसका क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। जैसे हमें पता हमारे इंडिया में क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप होती है, स्टेट की ऐसी कोई सिटीजनशिप नहीं होती है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल। जैसे कि हम अपनी कंट्री में देख ही सकते हैं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिस्प्यूट होता है तो हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, सम स्टेट्स आर गिवन स्पेशल स्टेटस या फिर स्पेशल पावर्स, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में है जम्मू एंड कश्मीर है, नागालैंड है, एंड अदर स्टेट्स हैं, कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं। जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के पास पहले आर्टिकल 370 था, अब उसके कुछ पार्ट्स नहीं हैं और कुछ पार्ट्स अभी भी वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे नागालैंड में आर्टिकल 371 अभी भी चलता है, ठीक है। तो इसे स्पेशल पावर्स दे रखी हैं। तो अच्छा, हम इस डायग्राम में, छोटे से डायग्राम में देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेंटर ने अपने आप को डिवाइड कर रखा है डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, इन दिस इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। जैसे मान लीजिए हम ढेर सारे स्टेट्स हैं और हम चाहते हैं कि हम और थोड़ा सा बिगर हों और स्ट्रॉन्गर हों, तो हम क्या करेंगे, हम सारे आके साथ में कोलैबोरेशन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोलैबोरेशन। हम साथ में आते हैं, ठीक है, और हम एक बिगर यूनिट फॉर्म करते हैं जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया।
हमें पता है यूएसए में क्या होता है, यूएसए में डिफरेंट स्टेट्स हैं जो साथ में आए हैं और ये इन्होंने कमिंग टुगेदर फेडरेशन बना रखा है। इसके की फीचर्स क्या होते हैं, डुअल सिटीजनशिप या फिर डबल सिटीजनशिप। जैसे कि यूएसए में अगर कोई बंदा रहता है या कोई पर्सन रहता है तो उसका एक दो सिटीजनशिप होती हैं। पहली सिटीजनशिप उसकी होती है उस स्टेट की और दूसरी सिटीजनशिप उसकी होती है उस कंट्री की, मतलब यूएसए की, ठीक है। तो यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप का या डबल सिटीजनशिप का कंसेप्ट चलता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या, कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वली डिवाइडेड पावर्स एंड आर एज स्ट्रॉन्ग एज सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर जो हमारे स्टेट्स होते हैं उनमें पावर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और जो स्टेट्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट जितने ही स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर देख लेते हैं, इस डायग्राम में मैंने छोटा सा डायग्राम बना रखा है। इसमें क्या दिया हुआ है, जो सेंटर है वो स्टेट्स से मिलके बन रहा है। यहाँ पर सेंटर की तरफ सारे स्टेट्स आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर होगा, आई होप ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है। फेडरलिज्म इन इंडिया, हमें पता इन इंडिया 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, इन इंडिया देयर आर 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये हमें पता है। कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अच्छा, मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, बट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं फेडरल ही है, मतलब मैं बोलूँगा फेडरल ही है, ठीक है। अच्छा, इंडिया किस टाइप के फेडरेशन में आता है, इंडिया आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। अच्छा हाँ, मैंने एक बात डिस्कस बोली, 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट है। 3 tiers कौन कौन से हैं, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। 3 tiers यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या पॉइंट्स हैं, मतलब इंडिया की बात हम अब कर रहे हैं, ठीक है, फेडरलिज्म इन इंडिया। अब यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है अनइक्वल पावर्स अमंग स्टेट्स, मतलब अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पावर हो सकती हैं, ठीक है। अब स्पेशल स्टेटस, कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस मिल रखे हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है यूटी, यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, दीज डोंट हैव पावर्स ऑफ स्टेट, ठीक है, मतलब इनकी कोई स्टेट जैसी कोई पावर नहीं होती, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्स इट, मतलब इन्हें कंट्रोल कौन करता है, इन्हें मतलब इन्हें लीड कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसका डिस्कस करता हूँ, इसकी क्या बेसिक स्ट्रक्चर है क्या फेडरलिज्म का। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है कि पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, इट कांट बी चेंज इजीली, ठीक है। जो हमारा जो पावर शेयरिंग का चीज़ है ये हम चेंज नहीं कर सकते इजीली। अगर इसे हम चेंज करना चाहते हैं तो इसमें क्या करना होगा हमें, इट नीड्स टू बी पास बाई बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए, कितना, विद 2/3 मेजॉरिटी, मतलब 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। और बस इतना ही नहीं, अभी और है, देन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। इसका मतलब बोला गया कि जो हाफ ऑफ द स्टेट से ज़्यादा के लेजिस्लेचर्स में भी ये चीज़ पास होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो हम चेंज कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने बहुत बार सुना होगा कि अलग अलग लिस्ट है हमारी कंट्री में, 3 टाइप की लिस्ट है मेनली, ठीक है। पहली कौन सी, यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट, थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट से समझ में आता है, यूनियन मतलब सेंटर। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट के अंडर में आते हैं सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे कम्युनिकेशन, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी। अच्छा, यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉज, यूनियन लिस्ट जो है इन पे लॉज कौन बनाएगा, इन पे लॉज बनाएंगे हमारी यूनियन गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिख रखे, कम्युनिकेशन, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। मतलब कि जैसे कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, ये पूरी कंट्री के लिए बनाते हैं, ठीक है, पूरी की पूरी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचिए अगर हमारा डिफेंस सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म जो भी अगर वीक हो गया तो उससे हमारे स्टेट्स पे अटैक हो सकते, कुछ भी हो सकता है। हमारे जो फॉरेन अफेयर्स हैं, बाहर की कंट्रीज से हमें अगर देखना है कोई चीज़, तो वो हमारी यूनियन लिस्ट में आएगा, मतलब
हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देखेगी। करेंसी कौन कंट्रोल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट। बैंकिंग कौन कंट्रोल करेगा, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में हमने क्या लिख रखा है, सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पॉर्टेंस। अब इसका लॉज कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर है। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से हमने एग्जाम्पल लिख रखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है पुलिस, फिर ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्टेट लिस्ट, हाँ स्टेट लिस्ट के अंडर में आती हैं, ठीक है। हमारी थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा देखिए, कई बार हमारे बीच में क्या होता है, इश्यूज़ होते हैं कि कुछ कौन से टॉपिक्स या कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो यूनियन लिस्ट में आएंगे और कौन से स्टेट लिस्ट में आएंगे, ठीक है। तो कुछ कैसे हैं कॉमन इंटरेस्ट वाली जो चीज़ें हैं, जैसे सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो किस में आ जाती है, कंकरेंट लिस्ट में आती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, ठीक है। ये जो है ये कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, मतलब इन पे अगर स्टेट लॉ बनाना चाहे तो स्टेट भी बना सकता है, और अगर यूनियन इस पे या सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लॉ बनाना चाहे तो वो भी बना सकती है, ठीक है। अब देखिए एक और हमने डिस्कस इस चैप्टर में पढ़ा, रेसिड्यूअल सब्जेक्ट्स। ये कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि किसी भी लिस्ट में नहीं आए, जैसे सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल इन एनी लिस्ट, मतलब ना ये यूनियन लिस्ट में आए हैं, ना स्टेट लिस्ट में आए हैं, ना कंकरेंट लिस्ट में आए हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं ये बात आपको बता देता हूँ, जो स्टार्टिंग में था हमारे स्टेट लिस्ट में भी काफ़ी सब्जेक्ट्स थे, इनसे कुछ कंकरेंट लिस्ट में ऐड किए गए एंड कुछ स्टेट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में चले गए, ठीक है। अब हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स। तो ये सब्जेक्ट जैसे हो गए, जैसे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब ये टॉपिक्स मान लीजिए नहीं थे, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तब नहीं थी ऐसी चीज़, तो इन्हें किसी भी लिस्ट में अब नहीं डाला गया तब। तो अब ये जो हैं ये रेसिड्यूअरी जो सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं, ये यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आ जाते हैं, बट इन्हें रेसिड्यूअरी बोलते हैं। रेसिड्यूअरी मतलब होता है, रेसिडुअल मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा रेसिड्यू क्या होता है, रेसिड्यू होता है बची हुई चीज़ें, ठीक है। ठीक है, वापस हम अपने सिविक्स पे आ जाते हैं, एसएसटी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर है फेडरलिज्म डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है, फेडरलिज्म डिपेंड्स ऑन फॉलोज, मतलब फॉलोइंग चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला हमारा क्या है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। यहाँ पर हम पढ़ते हैं पहले, फिर हम इसे डिफाइन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसका कंसेप्ट क्या है, पीपल स्पीकिंग सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मीनिंग ये है कि जो सिमिलर लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो एक ही जगह पे रहना चाहते हैं, उनका अलग सा स्टेट बना दिया जाए। अच्छा, ये ऐसा जब इसकी डिमांड उठी या इसका इशू लोगों ने रेज़ किया कि हमें अलग से इस बेसिस पे स्टेट बनाना है, तो क्या हुआ, लीडर्स को एक टेंशन थी या फियर था, इट वुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन और डिक्लाइन इन यूनिटी। तो ऐसा लगा कि अगर लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट बना देंगे तो इससे इशू ये आएगा कि देश बोले टूट सकता है या जो भी होगा, या उसमें यूनिटी में डिक्लाइन आएगा, ठीक है, डिक्लाइन इन यूनिटी हो जाएगा। तो ये लीडर्स को फियर था, ये डर था इस चीज़ का। बट रिजल्ट हुआ क्या, इट एनहांस्ड यूनिटी एंड मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। तो रिजल्ट क्या हुआ, जब ये बना दिए गए लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स, तो इसकी वजह से यूनिटी में इंक्रीज़ हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर हुआ। क्योंकि जैसे आप मान लीजिए कोई भी स्टेट है, उसकी अपनी कोई लैंग्वेज है, अब वहाँ पर अगर उस लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया जाएगा तो उस स्टेट के लिए वो ईजी होगा, ठीक है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाएगा, तो फंक्शनिंग ऑफ स्टेट या फिर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट जो होगा वो इजी हो जाएगा और बेटर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, फ्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। अच्छा हाँ, ठीक है, यहाँ पर ऐसा ही नहीं था कि ये बस लैंग्वेज के बेसिस पे अलग किए गए, ये इन कई स्टेट्स अलग अलग बेसिस पे भी बनाए गए, जैसे कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। जैसे कई स्टेट्स हैं, कई रीजन्स थे, उनके अलग अलग कल्चर थे,
मान लीजिए उनके कल्चर अलग है या फिर उनकी ज्योग्राफी अलग है, तो उस बेसिस पे भी कई अलग अलग स्टेट्स बनाए गए। एग्जाम्पल इसका क्या, नागालैंड, यूके, झारखंड, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, नेक्स्ट पॉइंट आया है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी में हमने लिख रखा है यहाँ पर, प्रोटेक्ट लैंग्वेजेस अदर देन हिंदी देयर आर 21 शेड्यूल लैंग्वेज, इन टोटल 22 स्टेट्स ऑल्सो हैव ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज पॉलिसी हमारी ये थी कि किसी भी लैंग्वेज को मतलब ख़त्म नहीं होने देना है, सारी लैंग्वेज को हमें प्रमोट करना है। कुछ लैंग्वेजेस को हमने अपने ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया, ठीक है, बट किसी भी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा हम बोलेंगे सप्रेस नहीं किया जाए, सारी लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस दी जाए, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। हम ये बोला जाता है कि हर 10 या 20 किलोमीटर्स पर एक नई डायलेक्ट निकलती है। डायलेक्ट क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज की रीजनल जो तरीका होता है बोलने का, उसे हम डायलेक्ट बोलते हैं, ठीक है। खैर ये इसमें नहीं है, बट हम जनरल नॉलेज के लिए हम बता रहे थे आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है। पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। समटाइम्स देर आर कन्फ्लिक्ट्स इन इम्प्लीमेंटिंग स्कीम्स और टैक्स कलेक्शन, ठीक है। पार्ट 11 जो है हमारा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो वो बताता है सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप कैसे होंगे। मतलब जैसे कन्फ्लिक्ट कई बार आ सकते हैं कि कोई भी स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाना चाहती है बट स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाना चाहती है, या फिर कुछ ऐसी बात आती है कि टैक्स, मान लीजिए चीज़ों से टैक्स जो मिल रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, तो उसको देखने के लिए हम कहाँ देखेंगे, उसे हम देखेंगे पार्ट 11 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जाके हम चेक करेंगे वो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, लॉन्ग टाइम फॉर लॉन्ग टाइम सेम पार्टी रूल्ड सेंटर एंड स्टेट, सो देयर वर लेस डिस्प्यूट्स। मतलब कम डिस्प्यूट्स है, क्यों, क्योंकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेम पार्टी की होती थी। मान लीजिए अभी बहुत पहले की बात ले ली जाए, तो जो सेंटर और स्टेट में दोनों लेवल पे जो गवर्नमेंट थी वो अगर सेम ही पार्टी की होंगी, उनके लिए जो लीडर होगा वो सेम होगा, तो इससे क्या होगा, उनमें डिस्प्यूट होने के चांस नहीं है, उनमें डिस्प्यूट होने के चांस नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही स्टेट गवर्नमेंट फॉलो कर लेगी, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, रीजनल पार्टीज़ की राइज हुआ, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज़ एंड फॉर्मेशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एज सेंटर। तो जब धीरे धीरे स्टेट्स में रीजनल पार्टीज़ का बोले राइज हुआ या उदय हुआ, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सेंटर में अब किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी, तो उससे क्या हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई। अब हम डिस्कस करते हैं कोलिशन गवर्नमेंट होता क्या है। व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स मेजॉरिटी देन मोर देन वन पार्टी कम टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट। जब किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वो अदर पार्टी किसी अदर पार्टी के साथ मिलके अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करता है। उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं हम, कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट के मेरिट्स भी हैं और इनके डिमेरिट्स भी हैं। तो सबसे पहले हम इसके मेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इससे कोलिशन गवर्नमेंट से क्या बेनिफिट मिला, पावर शेयरिंग का जो कल्चर था वो इसमें इंक्रीज़ हुआ या डेवलप हुआ, एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा देखिए, आप जैसे स्टेट गवर्नमेंट में अब क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट में अलग पार्टी की गवर्नमेंट थी और सेंट्रल में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट थी, बट वो सेंटर में जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट है। तो इससे क्या हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी अब वो बेटर तरीके से अपने डिमांड को पुट कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने सेंटर में कोलिशन गवर्नमेंट में पार्ट लिया है, या फिर जो बोले कि जो लार्जेस्ट पार्टी थी उसे सपोर्ट दिया है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट को अभी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने लगी, या फिर इनकी बातें सुनी जाने लगी, या फिर बोलें कि इनका से हो गया किसी चीज़ में, ठीक है। अच्छा, इसके मैं बोलूँ कोलिशन गवर्नमेंट के डिमेरिट्स क्या हैं, स्लोअर डिसीजन मेकिंग। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स नहीं आ पाती हैं, क्योंकि जो कोलिशन गवर्नमेंट्स में अलग अलग पार्टीज़ होती हैं उनकी अलग अलग आइडियोलॉजी होती हैं। तो मान लीजिए 3 पार्टियां हैं और उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बना रखी है, तो फर्स्ट पार्टी जो है वो कोई और बात बोल रही, सेकंड पार्टी कोई और बात बोल रही, एंड थर्ड पार्टी न्यूट्रल है। तो इससे क्या होगा, हमारा डिसीजन मेकिंग में स्लो हो जाएगा, या हो सकता है कि कई बार हमें
बहुत अच्छी स्कीम जो आ सकती थी वो नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से इशू जो होगा वो डेवलपमेंट में इशू आ जाएगा, डेवलपमेंट स्लो हो सकता है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हमने जो लिख रखा है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होता है क्या, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि सेंटर की ओर नहीं जाना, सेंटर से दूर भागना, मतलब सेंटर से दूर हटना है, ठीक है। व्हेन पावर इज नॉट सेंट्रलाइज एट वन ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि सारा जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं है, मतलब या फिर किसी एक लेवल पे नहीं है, इसकी जगह वो जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है अलग अलग लेवल पे, ठीक है। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन की रीज़न क्या है या फिर नीड्स क्या है बोले, रीज़न या उससे बेटर होगा कि हम नीड्स बोलें कि डिसेंट्रलाइजेशन करने की नीड क्यों पड़ी। इसका पहला रीज़न ये है, लार्ज कंट्री कुडंट बी रन बाई टू टीयर्स। जो हमारी लार्ज कंट्री, हमारी इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है, तो इसको रन करने के लिए इजी नहीं है कि बस दो लेवल पे हो, सेंटर और स्टेट लेवल पे हो। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिख रखा है, इसको हम पढ़ते हैं। फ्यू स्टेट्स आर लार्ज एज फ्यू यूरोपियन कंट्रीज़, मतलब हमारे जो इंडिया के जो कुछ स्टेट्स हैं वो कुछ यूरोपियन कंट्रीज से भी ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि बस सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से हम इन सारी चीज़ों को मैनेज कर ले जाएं, ठीक है। तो और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, डाइवर्सिटी नीड्स पावर शेयरिंग इन स्टेट्स। जो हमारे स्टेट्स में क्या है, डाइवर्सिटी है, तो इन्हें क्या चाहिए होती है, पावर शेयरिंग होनी चाहिए, पावर शेयरिंग बहुत नेसेसरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, डिसेंट्रलाइजेशन से क्या हुआ, पावर वर गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को भी अब पावर मिली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका रीज़न क्या है, नीड क्या है, जो भी बोले इसे, तो यहाँ पर हमने लिख रखा है, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व एट लोकल लेवल। जैसे मान लीजिए किसी भी लोकल लेवल पर, किसी भी विलेज में या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी भी ब्लॉक में कोई भी इशू रेज होता है, तो उसे स्टेट गवर्नमेंट उतने प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगी, क्योंकि शायद उन्हें समझने में भी इशू होगा। तो इसे समझने के लिए जो लोकल गवर्नमेंट्स है, लाइक एट ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें जो हो गई, ये बेटर तरीके से अपने रीजनल प्रॉब्लम्स या अपने लोकल प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। तो हमने लिख रखा है, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ लोकल इश्यूज़, ठीक है। तो लोकल इश्यूज़ की नॉलेज उन्हें ज़्यादा होगी इन रदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पता होगा किसी भी विलेज में क्या इश्यूज़ हैं या फिर किसी भी ब्लॉक में क्या इश्यूज़ हैं, एंड इश्यूज़ को सॉल्व करने में शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो इट्स बेटर कि जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पर वो उस चीज़ को सॉल्व कर ले, ठीक है। हमारे नेक्स्ट पॉइंट है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। अच्छा, जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी, मतलब लोकल गवर्नमेंट होगी, तो इनका पार्टिसिपेशन होगा डिसीजन मेकिंग में, मतलब वो अपने लिए डिसीजन बना पाएंगे, जो कि हम स्ट्रेंथन करेगा, किसे स्ट्रेंथन करेगा, हमारी डेमोक्रेसी के को, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें जो की गई थी लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्या था, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर एट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, मतलब अब स्टेट सेंट्रल लेवल पे तो होते ही थे इलेक्शन कमिश्नर, अब स्टेट लेवल पे भी बनाए गए, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाए गए, जिनका काम था ये जो हमारे लोकल गवर्नमेंट होती हैं, हमारी जो लोकल गवर्नमेंट होती है, इनके इलेक्शंस मैनेज करना, लाइक ग्राम सभा के इलेक्शंस हो गए, म्यूनिसिपल इलेक्शंस हो गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं वो हो गए, वो सारी कौन मैनेज करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारी पहली कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी, प्रपोज 3 टियर ऑफ 3 लेयर्ड लोकल गवर्नमेंट। ये हमारे हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, बट हम आपको बता देते हैं कि जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, अगर आप ट्रिक बनाना चाहें या याद रखना चाहें, तो बलवंत राय मेहता, इसमें 3 चीज़ें आ रही, 3 वर्ड्स आ रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने 3 लेयर्ड लोकल गवर्नमेंट के बारे में प्रपोज किया था कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो 3 लेयर होनी चाहिए, ठीक है। फिर अशोक मेहता ने क्या बोला, इस कमेटी ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि 2 लेयर्ड लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अभी तक हमने जितना डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको इश्यूज़ हैं, अगर आपको कोई और चीज़ इसमें नहीं समझ में आई या फिर आप चाहते हैं कि इसको कुछ और कोई किसी चीज़ को डीपली और समझाया जाए, तो आप उसे कमेंट करिएगा, एंड इस चैप्टर का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। एंड हाँ,
हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। ओके, थैंक यू।